स्टार्ट करने से पहले जो है ना हमारा HEC का जो अपडेट 2020-2022 का जो करिकुलम है वो भी आ गया है। उसके अंदर वर्कशॉप का जो है वो मैं आपको दिखा दूँ, इसको अगर फोकस करें तो इसके अंदर देखिए अगर आप तो इसमें CLO है 1 2 3 है। तो ये आखिर में जब हम वैल्यूएशन करेंगे ना आपकी, तो इस बेस पे करेंगे, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, अभी इसमें बता रहा हूं। इसमें देखिए CLO1 है तो इसका PLO1 है। PLO1 से 12 मैंने पहले भी शेयर किए थे, इधर फायर भी लगे हुए हैं मेरे डिपार्टमेंट से। तो और इसका टेक्सानोमी लेवल होता है 1 2 3 कौन सा लेवल होगा, ठीक है। तो इसका लेवल है C1 और इसी तरह CLO2 और CLO3 है। तो CLO1 2 3 हम लैब्स के साथ लिखते हुए, जिस तरह आज CLO1 है तो ये आप इसको देख सकते हैं कि ये कौन सी लैब, आप खुद ही इसके आगे लिख सकते हैं कि CLO कौन सा इसमें फॉलो कर रहा है और कौन सा PLO फॉलो करेगा। इस डायग्राम से जो ये डिटेल है इससे आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी लैब के आगे में नेक्स्ट टाइम आप ये कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम जब आप लैब सेशन लिख के लाएं कॉपी पे, तो कॉपी पे जो पिछले भी लिखे हैं उनका एक तो आप कंटेंट्स लिख के आए लास्ट टाइम ना, नेक्स्ट टाइम पिछले सारे पेज नंबर और शुरू में जो कंटेंट्स नहीं होते टेबल ऑफ कंटेंट्स वो डालना है आपने, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। दूसरा ये है कि आपने उसके साथ ना ये CLO और PLO का मैपिंग करके लाएं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये CLO1 है। CLO1 क्या कहता है कि डिमॉन्स्ट्रेट द स्किल्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक टूल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, ठीक है। तो आपके अंदर जो है ना डिमॉन्स्ट्रेट करने की स्किल जो है ना, डिमॉन्स्ट्रेट द स्किल्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक टूल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक, बेसिक टूल्स जो है उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना आए। CLO2 है प्रैक्टिस ऑन बेसिक टूल्स, उसके ऊपर प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस है आपकी वो आपकी यानी प्रैक्टिकल जो आप टास्क करते हैं वो सारी प्रैक्टिस CLO2 में आएगी। जहाँ जहाँ आपने प्रैक्टिस की होगी ना हाथ से, जिस सेशन में भी की है आप उस सेशन उस जो टाइटल है उसके आगे लिख देना आपने CLO2, ठीक है, जिसमें भी हैंड्स ऑन आपने एक्सपीरियंस हाथ से कोई काम करने की कोशिश की है, ठीक है। अच्छा, जिसके अंदर ज्यादा थ्योरेटिकल था, तो जिसके अंदर ज्यादा थ्योरेटिकल था उसके अंदर आपने डिमॉन्स्ट्रेट यानी हम डिमॉन्स्ट्रेशन सारी की है उसमें उसको आपने उस सेशन को CLO1 लिख देना है। मैं रूल बता रहा हूँ, अब आपने खुद ही डिसाइड करना है। तो वो CLO1 होगा। तो हर सेशन के आखिर में जब टेबल ऑफ कंटेंट्स डालें उसके आखिर में CLO1 आप उधर लिख देंगे जहाँ ज्यादातर थ्योरेटिकल था और डिमॉन्स्ट्रेशन थी और हम ये बता रहे हैं सारा कुछ। और जहाँ हमने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया है वो आप CLO2 लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह जो है आप देखें तो CLO3 है पार्टिसिपेट एक्टिवली इन परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स। तो जिसमें आपने खुद भी पार्टिसिपेट किया यानी जिसमें पार्टिसिपेशन थी स्टूडेंट्स की, जो आप एक्सपेरिमेंट जैसे कर रहे होते हैं उसमें आप खुद परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो जो एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर सारा जो जिसको फॉलो करते हैं वो उसके अंदर आपने CLO3 लिखना। तो जरूरी एक ही सेशन के आखिर में आप लिख सकते हैं कि CLO1 भी है और CLO2 भी है, यानी ये CLO1 2 3 तीनों ही थे, इसमें CLO1 ही था, इसमें CLO2 ही था, इस तरह आप सारा उसमें लिख सकते हैं। तो नॉर्मली जो है ना CLO1 जो है और वो नॉर्मली ज़्यादा आएगा, इसमें कवर होगा। अच्छा, इसके अंदर देखें तो CLO1 के आखिर में ये है टेक्सोनोमी लेवल, यानी इसका लेवल क्या है। अब आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 इस तरह 7 तक जाता है लेवल। 7 का मतलब है कि आप हाईली यानी वो लेवल आप समझ लें कि उससे ज़्यादा हो रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेट करने की जो स्किल है आपकी वो टॉप पे है 7। 1 का मतलब बेसिक है। तो इसी तरह जो है वो 2 होगा तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा 3 है तो ये इस तरह। अब आप देखें जो C1 है, CLO1 में C1 ये कॉग्निटिव है। C का मतलब कॉग्निटिव, T का मतलब साइकोमोटर और A का मतलब अफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब आपके इमोशंस के साथ इसका लिंक है। ए से जो भी होगा A 1 2 3 4 5 6 7, तो A अफेक्टिव है, इमोशंस के साथ आपकी वैल्यूज के साथ फीलिंग्स के साथ इसका लिंक है A का। और जो C है वो कॉग्निटिव है, ब्रेन के साथ ताल्लुक है आपका, मेमोराइज करना चीज़ों को। और आप जो है ना ब्रेन के साथ है आपका नॉलेज, आपकी स्किल, उस हवाले से एक्सपर्टीज कितनी है वो आपका C के साथ कॉग्निटिव से आएगा। तो C1 का मतलब बेसिक यानी इतना ज़्यादा नहीं है, आप इस लेवल पे हम C1 पे ही हैं वर्कशॉप के अंदर, ठीक है। इसमें हमने ऊपर नहीं जा रखी कुछ आपके जो कोर्सेज होंगे उसमें C4 C इस तरह जाएंगे आप। अच्छा, इसी तरह जो है देखें A2 अफेक्टिव है, इमोशंस या फीलिंग्स के साथ लिंक है, या उसमें पार्टिसिपेशन है आपकी, खुद देखें ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें इफेक्टिव का लेवल हमारा 2 है, A2 तक है फिलहाल, ठीक है, वरना ये ज़्यादा भी हो। अच्छा, इसी तरह P3 साइकोमोटर। साइकोमोटर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हाथ से जो आप काम करते हैं, फिजिकली जो आपकी पार्टिसिपेशन होती है, तो ये P3 पे है। यानी इसमें देखें कि सबसे ज़्यादा लेवल फिजिकल प्रैक्टिस करने पे ये वर्कशॉप फोकस कर रही है, तो P3 है। तो आपने CLO1 लिखना है तो उसके आगे लिखना है वो C1 होगा, डेफिनेटली C1 होगा, उसके ब्रैकेट में C1 लिखेंगे। CLO2 जहाँ आएगा उसके ब्रैकेट में P3 लिखेंगे और CLO3 आएगा तो उसके आगे A2 लिखेंगे। तो इसके बाद देखें तो आगे PLO1 भी लिखा हुआ है कि CLO1 के आगे ये PLO कौन सा है, PLO1 है। PLO1 और
ये मैंने शुरू में आपको बताया था PLO1, ये अगर देखें तो आपको इधर भी लिखे होंगे, यहाँ भी इस नोट्स बोर्ड पे भी होंगे हैं, और बाहर भी लगे हुए हैं PLO1, और इसी तरह PLO4 है, इसमें CLO के अगेंस्ट, और CLO3 के अगेंस्ट PLO8 है। तो ये आप उसमें वो देख लीजिएगा उनकी डेफिनेशंस। तो ये भी आप उसको उन डेफिनेशन की बेस पे, हर मकसद ये है कि इस कंटेंट्स के आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हर ये सेशन की तरफ फॉल कर रहा है, उसमें आखिर में आपने खुद ही लिख के लाना है, खुद ही अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद देखें ये कोर्स आउटलाइंस, ये मैंने सारी चीज़ें ना ये वाली अपलोड कर दी है उसमें, वो जो आपकी www.workshop.practice.edu ये उसमें ये बुक्स भी रिकमेंडेड है 2020 की, ये लेटेस्ट बुक्स है। तो एसेंशियल इलेक्ट्रिकल टूल्स टू एम्स अप योर टूल बेल्ट, तो ये 2020 की एक आदम वायर की ये किताब है, और इसी तरह ये नीचे भी है 2011 की। तो ये बुक्स है, इसका लेटेस्ट वर्जन भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या उसको सर्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, हम ये लैब आउटलाइंस की बेस पे हम चीज़ें कवर करें, ठीक। बाकी ये सारी जो सेशंस है सारे वो हम कर रहे हैं, लैब 1 2 3 4 जितनी भी करनी है, 16 या 14। अच्छा, उसके बाद देखें ये जो आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के ऊपर भी हमने जो उसकी करनी है कंट्रीब्यूशन, वो भी लिखी हुई है। देखें इसके अंदर देखें तो नॉलेज कंपोनेंट्स हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ वन है कि स्टूडेंट इज अवेयर विद द रिक्वायरमेंट एंड यूज ऑफ ऑपरेटर्स इन्वॉल्वड इन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये साइकोमोटर देखें, इफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर। अब साइकोमोटर के अंदर जो उसकी सब डिवीजन करे, तो साइकोमोटर पे आपकी जो टेस्टिंग लैब सेशंस की या प्रोजेक्ट की होगी, उसमें देखें तो साइकोमोटर में क्या आएगा आपका, देखें साइकोमोटर हमने P3 लिखा था वहाँ गाइडेड रिस्पॉन्स में है, और एक P2 भी है, उससे नीचे वाले लेवल पे भी हम उसको देख सकते हैं सेट। इसमें देखें तो जो P2 लेवल है उसमें देखें ये सारा जो साइकोमोटर है 70% कंट्रीब्यूशन है। ये देखिए किसी भी सेशन की हम जब कॉपी की वैल्यूएशन करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो 70% आपकी साइकोमोटर की होगी। क्यों 70%? क्योंकि आपने देखा कि वहाँ P3 जो लेवल है साइकोमोटर हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट जो है उसकी परसेंटेज है। इस तरह इफेक्टिव है 20% इफेक्टिव होगी, किसी भी चीज़ की वैल्यूएशन होती है तो 20% उसमें इफेक्टिव होगी, और इसी तरह 10% जो है ना उसकी कॉग्निटिव होगी, ठीक है। इस तरह टोटल 100% हो जाएगा। इस क्राइटेरिया पे हम इसको वो कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक सेशन के 20 मार्क्स हैं, तो ये देखिए 3 P2 के हो गए साइकोमोटर में, 11 जो है वो P3 के हो गए साइकोमोटर के, और इसी तरह फिर 2 नंबर जो है वो इफेक्टिव के हो गए, और इसी तरह जो है 2 इसके हो गए कोग्निटिव के। अब साइकोमोटर में देखें तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएगी साइकोमोटर में हमारे इससे रेलिवेंट क्या है। स्टूडेंट इज अवेयर विद रिक्वायरमेंट एंड यूज ऑफ ऑपरेटर्स इन्वॉल्वड इन एक्सपेरिमेंट, ये रिक्वायरमेंट या एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ें यूज़ होंगी, ये आपका साइकोमोटर का P2 लेवल है। यानी आपका P2 लेवल में ये आपको बताना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें यूज़ होंगी, ये हम करेंगे, ये सारा रिक्वायरमेंट। अच्छा, उसके बाद साइकोमोटर का जो P3 लेवल है उसमें देखिए स्टूडेंट हैज़ कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट। ये मैं ना ये वाली फाइल जो है ये मैं आपको जो प्रोजेक्ट्स का ला मैंने PDF अपलोड की हुई है ना, उसके स्टार्ट में भी ये मैंने शेयर की हुई है, ये उधर पड़ी है। अच्छा, स्टूडेंट हैज़ कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट बाय प्रैक्टिसिंग द हैंड्स ऑन स्किल्स एज पर इंस्ट्रक्शंस। कोई आपको इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई आप ये काम करें, तो आपने उसी बेस पे जो है कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपने अप्लाई कर दिया, तो वो P3 के अंदर आएगा साइकोमोटर, और वो आपकी इस तरह असेसमेंट हो जाएगी। स्टूडेंट हैज़ अचीव्ड रिक्वायर्ड एक्यूरेसी इन परफॉर्मेंस। अब वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो कुछ लोग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी आज हम रीडिंग लेंगे तो स्टाफ वाइज से आप रीडिंग ही ले रहे हैं, तो स्टाफ वाइज से रीडिंग लेते हैं तो वो कुछ स्टूडेंट जो है वो एक्यूरेट लेंगे, कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एरर होगा, जस्ट ह्यूमन एरर, ठीक। तो वो एक्यूरेटली आप उसको परफॉर्म करते हैं, ये P3 के अंदर आएगा। तो वो इससे भी आपका एनालिसिस हो गया, बच्चा पूरी रीडिंग्स जो है वो एक्यूरेट ले रहा है, तरीके से यूज़ कर रहा है टूल्स, और दूसरा जो है वो उसको, तो इससे भी वो एनालिसिस हो जाएगा। तो ये P साइकोमोटर वाला केस हो गया। इसी तरह यहाँ देखें इफेक्टिव के अंदर जो आपका इमोशंस या उसके साथ लिंक है, तो इफेक्टिव का लेवल हमारा था कौन सा था, A1 था, A1 ही था ना, तो A1 है। लेकिन इसके अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर हो सकता है हम A2 पे भी चले जाएं। खैर A1 जो है वो रिसीविंग है, और A2 जो है वो रिस्पॉन्ड है। अब इसमें देखते हैं इफेक्टिव में क्या, स्टूडेंट इज अवेयर ऑफ डिसिप्लिन एंड सेफ्टी रूल्स एंड फॉलोड द रूल्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। इमोशंस के साथ, इसका एटिकेट्स के साथ, या जो इस तरह कर लें। तो ये इफेक्टिव में ये है कि आपने जो भी सेफ्टी रूल्स शुरू में बता दिए हैं, तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बस टूल्स यूज़ किया, उधर फेंक दिया, एनर्जी मल्टीमीटर यूज़ किया, और उसके बाद वो पता चलता है कि वो वैसे ऑफ ही नहीं किया। तो ये इस तरह के जो वो कहते हैं ना नॉन सीरियस एटीट्यूड जो होता है, वो इफेक्टिव में आता है। तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये बच्चा जो है ना इसको बस वो नहीं है, हालांकि जो है ना वो चीज़ें आपने। अच्छा, इसी तरह देखें स्टूडेंट हैज़ रिस्पॉन्डेड वेल एंड कंट्रीब्यूटेड इफेक्टिवली इन रिस्पेक्टिव लैब एक्टिवली इन रिस्पेक्टिव लैब एक्टिविटी, ठीक है। तो ये जो है रिस्पॉन्डेड वेल एंड कंटिन्यू। अब आप देखें ना कि शुरू में अब घंटा था, घंटे में कुछ भी नहीं किया, फारग बैठे रहे,
अभी मेरी है कि मैं इसको यूटिलाइज करूँ, अभी सोच रहा हूँ, आप भी कुछ आइडिया दें कि इसको ये घंटा जो है ना उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यही इसी वैल्यूएशन में कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ चले, थोड़ा सा डेली कुछ होता रहे, सारा कुछ थोड़ी सी एक्टिविटी हम रख लिया करेंगे नेक्स्ट टाइम से, तो उससे यह कि ये थोड़ी सी वैल्यूएशन भी साथ साथ होती रहेगी और थोड़ा सा जो है ना वो रिस्पॉन्स चलता रहे। अच्छा, इसके बाद देखिए कॉग्निटिव, ये इफेक्टिव हो गया। इफेक्टिव कॉग्निटिव में क्या है, स्टूडेंट फैमिलियर विद इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो कॉग्निटिव क्या है कि आप लोग जिस प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें पूरा ए टू जी जो है वो पूरा प्रोसेस क्या है, तो ये सारा आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन जो है कॉग्निटिव जो है ब्रेन के साथ रेलिवेंट है वो आपका इसमें आएगा। तो ये इसका इस तरह भी लिख सकते हैं, कॉग्निटिव है तो ये ब्रेन के साथ लिंक है, तो ये क्रिएटिंग, एवेल्युएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग। साइकोमोटर का ताल्लुक हाथ से है, ये हैंड बना हुआ है, तो ये नेचुरलाइजेशन, आर्टिकुलेट, प्रिसीजन, मैनिपुलेशन या इमिटेट। और अफेक्टिव का हार्ट्स के साथ लिंक है, हार्ट के साथ। और ये देखें तो कैरेक्टराइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग, रिसीविंग। तो ये इस तरह जो है वो थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया अगर कोऑपरेटिव, ये सारी डोमेन्स कवर होती हैं हमारी इसके अंदर जो सारे कोर्सेज के अंदर ये इसी तरह। तो अब हम सेशन शुरू करते हैं। सेशन के अंदर देखें तो आज का फोकस हमारा एनर्जी मीटर है। तो एनर्जी मीटर में सिंगल फेज, थ्री फेज हमने वैसे यूज करना सीख लिया था नेक्स्ट टाइम, ठीक है। आज थोड़ा सा उसके पार्ट्स का बात कर लेते हैं। और एक खुला हमारे पास एनर्जी मीटर भी है, उसको देख लेंगे, उसके पार्ट्स खुद देख लेंगे, प्रैक्टिकल इधर देख लेते हैं। और उसके बाद कुछ रीडिंग्स आज लेंगे हम टेबल की फॉर्म में, उसकी रीडिंग ले लेंगे। तो ये सिंगल फेज एनर्जी मीटर है। और इसी तरह अगर आप थ्री फेज भी यूज करना चाहें तो आज हम एक सिंगल फेज कर लेंगे, और इसी तरह थ्री फेज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया एजेंडा। इसमें देखिएगा तो ये मूविंग आयरन टाइप, ये जो आपका एनर्जी मीटर, ये एनालॉग मीटर है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो पार्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका पार्ट है ड्राइविंग सिस्टम है, दूसरा इसका देखें तो मूविंग सिस्टम है, तीसरा ब्रेकिंग सिस्टम है, ठीक है। मूविंग सिस्टम को रोटेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, रोटेटिंग मैकेनिज्म कह रहे हैं इसको, मूविंग कह रहे हैं, ठीक है। ड्राइविंग हो गया, मूविंग हो गया, उसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ब्रेकिंग सिस्टम जो है ना, ये ब्रेकिंग जो है ना, ये ब्रेकिंग है, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, और दूसरा जो है वो ब्रेक, वो ब्रेक वाली है, ब्रेक दूसरी तोड़ने वाली नहीं। और चौथा जो है वो आपका डी में जो है वो आपका काउंटिंग मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, या इसको कह देंगे रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म, ठीक। तो ये चार पार्ट्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले ड्राइविंग सिस्टम। ड्राइविंग सिस्टम के अंदर अगर आप देखें तो एक आपका मैग्नेट है यहाँ, ये दो कॉइल्स होंगी, दो, इसके अंदर दो कॉइल्स जो है उसमें देखें तो एक आपकी शंट कॉइल है, ये शंट कॉइल है, ये लगी हुई है। और इसी तरह सीरीज कॉइल है, ये दो लगी हुई है, ये आपस में कनेक्टेड है इस तरह, ये कॉइल है और उसके बाद ये इधर लगी है, ये कनेक्टेड है आगे, ठीक। तो अगर आप देखें तो शंट कॉइल और सीरीज कॉइल, शंट कॉइल जो है वो डेफिनेटली पैरेलल में होगी, शंट, सीरीज कॉइल जो है वो सीरीज में होगी। अच्छा, ये कॉइल जो है ये आपकी ये कोर है, इस कोर कोई मटेरियल है जिसके ऊपर हम ये कॉइल को माउंट किया हुआ है। जब भी इसके अंदर करंट गुजरेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो ये जो है ना ये मैग्नेट बन जाएगा। तो ये सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है, ये सिलिकॉन स्टील की कॉइल बनी हुई है, इधर लिखा नहीं है मेरे ख्याल। तो मैं ये वाली भी, ये वाली भी, और ये सिलिकॉन स्टील की है, ठीक। सब लिखा है कोल के साथ, सर कोल के साथ, हां कोल के साथ लिखा हुआ है, हाँ तो सिलिकॉन स्टील की है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद देखें तो इसमें ये जो कॉइल है ये ड्राइविंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसमें देखें तो यहाँ सप्लाई हमने दी है, एसी सप्लाई है, ठीक है, ये हमारी एसी सप्लाई है। अच्छा, एसी सप्लाई यहाँ से गई, ये सीरीज से, सीरीज कॉइल में, फिर इसके बाद ये सीरीज कॉइल, उसके बाद ये लोड लगा हुआ है, लोड कनेक्टेड है, और दूसरा टर्मिनल वापस सप्लाई में आ गया। इसका मतलब ये जो सीरीज मैग्नेट जो सीरीज कॉइल है, ये आपकी क्या होगी, सीरीज में लगी होगी, या इसको करंट कॉइल भी कहते हैं, सीरीज कॉइल या करंट कॉइल कह लें, ये कहते हैं। इसी तरह जो ये वाली है प्रेशर कॉइल भी कहेंगे, शंट कॉइल भी कह देंगे, या इसको जो है वो वोल्टेज कॉइल भी कहते हैं, ये सारी इसी है। तो वॉट मीटर देखें, उसके अंदर आप देखें एम मीटर है जिसमें सीरीज कॉइल होती है, वोल्ट वोल्ट मीटर है तो शंट कॉइल होती है, वॉट मीटर तो दोनों कॉम्बिनेशन होता है। तो ये आपकी शंट होगी, ये पैरेलल में लगी होगी, देखें सप्लाई के पैरेलल में होगी, देखें इसके दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल यहाँ इस पॉइंट पे लगा हुआ है और दूसरा टर्मिनल इसका इस सप्लाई पे लगा हुआ है, ठीक है। ये पैरेलल में लगी हुई है और ये सीरीज में है, और इसके आगे लोड लगा हुआ है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई देंगे, तो ये डायरेक्ट इधर आ जाएगी, 220 वोल्ट दी तो इस शंट कॉइल में डायरेक्ट आ जाएगी 220 वोल्ट। इस
220 वोल्ट की वजह से इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेट बन जाएगा, शंट मैग्नेट, इसको शंट मैग्नेट कहते हैं। अब ये मैग्नेट बन गया। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा मैग्नेट है वो बनेगा उस वक्त जब लोड ऑन करेंगे। अगर लोड ऑन नहीं है, ऑफ है लोड, तो क्या होगा कि सप्लाई इधर से सीरीज से जा रही है, लेकिन लोड ऑफ है तो ये जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये मैग्नेट नहीं बनेगा, सिर्फ ये मैग्नेट होगा। तो अच्छा, जब जैसे लोड ऑन करेंगे तो ये भी मैग्नेट बनेगा। अब एक मैग्नेट ये और एक ये, दो मैग्नेट। तो ये वाला जो है ना हाईली इंडक्टिव होता है। अब ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट से 90 डिग्री लैग करता है, यानी इनका दोनों का डिफरेंस होता है मैग्नेट का। दो मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस अगर हो तो फिर क्या होगा आपका, फिर आपको एक फोर्स मिलेगी जो कि इसके ऊपर अप्लाई होगी। तो जो मूविंग सिस्टम है हमारा नेक्स्ट वाला, जिसको हम इसके अंदर फिर ये रोटेट करेंगे, ठीक। तो दो मैग्नेट्स के दरमियान डिफरेंस के लिए ये मैग्नेट 90 डिग्री लैग करता है, प्योर इंडक्टिव होता है, क्योंकि इंडक्टर में आपको पता है कि करंट लैग करता है वोल्टेज से 90 डिग्री, और कैपेसिटर के अंदर अगर प्योर कैपेसिटर हो तो करंट लीड करता है वोल्टेज से 90 डिग्री, और अगर रेजिस्टिव लोड हो तो करंट इन फेज होता है वोल्टेज के 0 डिग्री होता है उसके दरमियान। तो ये चूंकि हाईली इंडक्टिव बनाई होती है हमने, तो इसलिए ये जो है लैग करती है 90 डिग्री से। अच्छा, उसके बाद देखें तो ये हमारा मूविंग ड्राइविंग सिस्टम हो गया, जो हमने देखे कि दो मैग्नेट बन गए। जब दो मैग्नेट कब बनेंगे, जब लोड ऑन होगा तो ये मैग्नेट बनेगा। जैसे ही ये मैग्नेट बना, एक पहले से मौजूद है वोल्टेज सप्लाई देने से, दूसरा लोड ऑन करने से हुआ। जैसे ही लोड ऑन करेगा तो ये आपका दो मैग्नेट बनेगा, और ये मूविंग सिस्टम जो है ये चलना शुरू कर देगा। तो यही वो रिकॉर्डिंग है जो कि आगे शुरू होनी है हमारी, ठीक है। ये मूविंग सिस्टम, तो इसका मतलब है जैसे ही घर का लोड ऑन हो तो ये वाला कॉइल, ये मैग्नेट बनने के बाद फिर आपका वो जो रीडिंग है वो आनी चाहिए, अदरवाइज एक मैग्नेट से वो रीडिंग ना आए क्योंकि लोड ऑन नहीं है, ठीक। तो यही मैकेनिज्म इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद देखिए मूविंग सिस्टम या इसको रोटेटिंग मैकेनिज्म कहें अगर, तो इसके अंदर आप देखें तो ये एल्यूमिनियम डिस्क है, ये वाली, इसको डिस्क का नाम दिया भी हुआ है, ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है। तो ये एक डिस्क है, ये जब दो मैग्नेट जो है वो डिफरेंट एंगल पे 90 डिग्री या एक लैग कर रहा है दूसरे से, तो दो डिफरेंस पे ये जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जिसके ऊपर जो है ना फोर्स लगेगी, और ये जो है रोटेट करना शुरू कर देगा। अब ये जो आपकी एल्यूमिनियम डिस्क है ये आपका मूविंग सिस्टम है, ठीक है, ये रोटेट करेगी। बाकी इसके अंदर बेल लिखी हुई है, यही चीजें। अच्छा, उसके बाद देखिए तो अगला है आपका ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम देखें तो यहाँ आपको परमानेंट मैग्नेट नजर आ रहा है, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये इसके इसके साथ ही लगा होता है। ये जो आपकी मूविंग कॉइल है एल्यूमिनियम डिस्क है, इसके इसका एक पार्ट है ना इस मैग्नेट के अंदर आ रहा है, ये परमानेंट मैग्नेट है, यानी इसको आप हाथ लगाएंगे और अगर कोई मटेरियल लगाएंगे तो वो आपको कनेक्ट करेगा, चेक भी करेंगे। तो इसकी मूवमेंट है ये एडजस्टेबल होता है, ठीक है। इसको एडजस्ट करके आप इसका इसके ऊपर डाल, अब होता क्या है कि एक मैग्नेट ये, अब इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस एल्यूमिनियम डिस्क के अंदर जो है इसके अंदर भी एक करंट फ्लो होता है, वो उसको कहते हैं एडी करंट। वो जो आपके क्या होता है एडी करंट। अब वो जो एडी करंट होता है उस एडी करंट में से और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसकी इंटरेक्शन की वजह से इसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जब इसके ऊपर टॉर्क प्रोड्यूस, ये टॉर्क जो है वो जो ड्राइविंग सिस्टम था जिस ये मैग्नेट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, जो ये रोटेट कर रही है, उसके अपोजिट होता है। ये क्या करता है, ये आपको ब्रेकिंग फिनोमेना अप्लाई करता है। क्या, इसको हमने एडजस्ट करना था शुरू में इसकी एडजस्टमेंट इस तरह करनी है। फॉर एग्जांपल के आप देखें कि इसको ऐसे मिसाल ले लें कि इस डिस्क ने, ये हमारा जो एनर्जी है ना इसका कांस्टेंट होता है एनर्जी। अभी हम देखेंगे सिंगल फेज एनर्जी मीटर है, इसका एनर्जी कांस्टेंट जो है ना वो ये है, एनर्जी मीटर कांस्टेंट जो है ये वाला, ये हमारा है इस वक्त। ये जो सिंगल फेज उसके ऊपर लिखा होगा, अभी आप देखेंगे दोनों जो सिंगल फेज वो और वो, इसका है 600 किलोवाट, और ये सिंगल फेज का है। अच्छा, इसी तरह जो थ्री फेज है हमारा उसका है 20 रेवोल्यूशन पर किलोवाट, ये थ्री फेज का, ठीक है। इस वक्त है वो हर मीटर का डिफरेंट हो सकता है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब देखें इसका मतलब क्या है कि ये 600 जब चक्कर काटेगा नहीं, उसके बाद 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी आपने लोड लगाया है, जब ये 600 चक्कर पूरे कर लेगा, इसका मतलब है कि 1 यूनिट ऑफ एनर्जी इसके डिस्प्ले पे आ जाएगा, 1 यूनिट कंज्यूम वो इसके डिस्प्ले पे चला जाएगा, ठीक। इसका है ये डिफरेंट। अच्छा, अब हमने जो है एडजस्टमेंट की परमानेंट मैग्नेट, यानी इसने ब्रेक लगानी है इसकी, यानी इसको अपोजिट डाल, और ये जो है इसका ड्राइविंग सिस्टम है, इनकी एडजस्टमेंट करते हैं। यही इसका कैलिब्रेशन है कि इनकी एडजस्टमेंट इस तरह करते हैं कि ये 600 जब रेवोल्यूशन पूरे करें, क्योंकि इसका एनर्जी कांस्टेंट ये है, फिर 1 यूनिट जो है वो ये डिस्प्ले में शो करेगा। या आप ये करें कि 1 यूनिट ऑफ एनर्जी जब कंज्यूम हो तो उस वक्त ये 600 रेवोल्यूशन ही ले, 700 ना ले। अगर 700 ले रहा है, 650 ले रहा है, 550 ले रहा है, इसका मतलब है आपने इनकी एडजस्टमेंट
इसकी एडजस्टमेंट करने के लिए इस मैग्नेट को करीब लाए दूर लाए, इसका भी वो एक आपको दिखाएंगे कि वो उसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि मैग्नेट थोड़ा करीब हो दूर हो, उससे आपको इसके ऊपर जो है वो जो डिफरेंट मैग्नेटिक की वजह से जो इफेक्ट होगा वो चेंज होगा। और दूसरा परमानेंट मैग्नेट जो है इसका इफेक्ट, इसको भी आप मूव कर सकते हैं। तो ये मूवमेंट की असल में कैलिब्रेशन है इन मूवमेंट इन दो की, इन दो में से ये तो फिक्स ही होता है, ये चेंज हो रहा है या हम ये वाला इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडजस्ट करके हम इस तरह करते हैं कि इसका जो एनर्जी कांस्टेंट है, यानी एक यूनिट ऑफ एनर्जी जो है उसके लिए 600 आरपीएम ले, तो ये चेक करते हैं, वो शुरू में चलाएंगे, चला के और जब 600 आरपीएम के बाद पता चला कि 1 यूनिट है, इसका मतलब उसकी कैलिब्रेशन ठीक। अगर 650 ले रहा है तो आप मैग्नेट जो है 650 का मतलब है कि ये ज्यादा चक्कर काट रहा है, एनर्जी कम कंज्यूम हो रही है तो ये ज्यादा लगा रहा है। तो इसका मतलब है कि आप मैग्नेट को थोड़ा इसके करीब कर दें, ये मतलब उसको थोड़ा दूर कर दें, एडजस्टमेंट कर दें, और इसकी भी इस तरह एडजस्टमेंट कर दें, ठीक। तो ये आ गया। तो ये ब्रेकिंग सिस्टम हो गया। ब्रेकिंग के बाद आप देखिए नेक्स्ट जो है वो है आपका चौथा, वो कौन सा है, काउंटिंग मैकेनिज्म जो है इसको रिकॉर्डिंग के लिए। तो रिकॉर्डिंग के लिए आप क्या है इसी का ये जो स्पिंडल है इसके साथ ये गियर बॉक्स, ये गियर सिस्टम इसको गैर लगा होगा, तो गियर सिस्टम भी हम देखेंगे। तो उस गियर के अंदर क्या है, गियर सिस्टम को हमने उसको रिकॉर्डिंग के साथ या उसके जो डायल है उसके साथ लिंक किया हुआ है। तो जैसे ये मूव कर रहा होता है तो वो गियर सिस्टम चलता है, गियर सिस्टम के साथ वो रिकॉर्डिंग वाला मैकेनिज्म होता है, तो वो रिकॉर्डिंग करता रहता है। एक यूनिट सिंगल फेज एनर्जी मीटर है, तो तकरीबन हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि एक यूनिट का 10वां हिस्सा वो रिकॉर्ड करते हैं, 0.1 0.2 0.3, और जब 0.9 और उसके बाद फिर एक यूनिट आता है। तो ये तकरीबन 10,000 लास्ट टाइम देखा था कितना था सिंगल फेज एनर्जी मीटर था, ये मैक्सिमम 10,000 यूनिट रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन जो हमने 3 फेज देखा था उसमें तकरीबन था कितना, 1 लाख था, 1 लाख यूनिट्स। लेकिन 3 फेज के अंदर एक यूनिट ही वो रिकॉर्ड करता है, उसका लीस्ट काउंट समझिए 1 यूनिट ही, 1 यूनिट होगा तो वो चलेगा। लेकिन जो सिंगल फेज है उसमें 0.1 यानी 1 यूनिट का 10वां हिस्सा भी वो रिकॉर्ड करता है। तो ये तो हो गया हमारा ये। अच्छा, इसके बाद एक चीज ये भी होती है जिसको कहते हैं हम कॉपर बैंड कहते हैं इसको, जो कि यहाँ लगा हुआ है। तो ये कॉपर बैंड है, ये क्या करता है कि ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है इसको 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन करने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपका डिस्टार्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर नहीं रहता, डिस्टार्ट होता है, तो उसको लाइन करने के लिए, परपेंडिकुलर करने के लिए कॉपर बैंड यूज करते हैं। और ये इसमें लिखा हुआ है कि ये परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाइन करता है। इसको हम जो है वो शेडिंग रिंग भी कह देते हैं, ये शेडिंग बैंड कहते हैं, या इसको कॉपर बैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हम उसमें देखेंगे। अच्छा, ये तो हमारा हो गया ये। तो ये जो कोटिंग सिस्टम है इसके अंदर ये गियर ट्रेन सिस्टम है, आपने रिड्यूस करनी है, रेवोल्यूशन कम करनी है, ज्यादा करनी है, और एडजस्टमेंट पूरी जो है उसमें 2-3 गियर होते हैं जिससे आपको एडजस्ट करना है। ये तो हो गया हमारा सिंगल फेज एनर्जी मीटर, जो कि जो है आपका एनालॉग है, ये एनालॉग है हमारा, ठीक है। इसके अंदर ये डिस्क लगी हुई है। अच्छा, इसके अंदर जो 3 फेज सिस्टम है हमारा, अगर डिजिटल अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, तो आजकल जो डिजिटल मीटर आ रहे हैं उसके अंदर ना ये वाला काम नहीं होता है वाला, ये 600 रेवोल्यूशन पर किलोवाट की बजाय उधर वो इंपल्सेस होती है। आपने देखा कि वो रात को ब्लिंक करता है, थोड़ी देर ब्लिंक, तो वो जो ये चक्कर काट रहा है, चक्कर वाला काम खत्म हो गया, इसकी जगह वो ब्लिंक करता है। कितनी दफा ब्लिंक करता है, तो इसका मतलब उसका एनर्जी कांस्टेंट क्या आएगा, उतनी ब्लिंक करता है। वो इंपल्स उस पे लिखा होगा, रेवोल्यूशन की बजाय लिखा होगा इंपल्सेस, यानी 600 इंपल्सेस पर किलोवाट। इसका मतलब 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा। इस तरह 1 2 आप काउंट करते जाए उसकी इंपल्सेस। जिस तरह आज हम रेवोल्यूशन चेक करेंगे, तो वो अगर आपके पास मीटर आए तो घबराना नहीं है, तो वो भी इसी तरह का है, यानी इसमें इंपल्सेस आपको चेक करनी है। तो इंपल्सेस आप वही स्टॉपवॉच ले लेंगे और 30 सेकंड में या एक टाइम वो फिक्स कर लेंगे कि इसमें कितनी इंपल्सेस उसकी होती है, ठीक। तो हम इंपल्सेस काउंट करेंगे, तो नंबर ऑफ इंपल्सेस। अच्छा, इसी तरह जो है जो डिजिटल मीटर है उसके अंदर अगर आप देखें 3 फेज, जितना हमारे ये 3 फेज डिजिटल मीटर हमने इधर ये शो किया हुआ है, तो इसके अंदर थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट क्या होता है। इसमें देखिए ये आपकी 3 फेज सप्लाई है, वैसे हम देख चुके थे ये एनालॉग जो 3 फेज हमारा मीटर है उसके अंदर भी ये सप्लाई वाला मैकेनिज्म तो यही है, अंदर चेंज होगा सारा। अब देखिए लाइन लाइन 1 2 3 फेज इन और एक न्यूट्रल इन, और उसके बाद 3 फेज आउट और न्यूट्रल आउट, ठीक है। ये 4 और 4 8 टर्म फिर हम देख चुके हैं, नेक्स्ट टाइम हमने इसको 3 फेज को चला के भी देखा था कि 3 फेज लोड लगाया, तो इधर लोड लग जाएगा 3 फेज, और इधर हमने सप्लाई दी थी, ये किया था नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम। अच्छा, इसके बाद देखिए ये जो करंट जा रहा है सारा, इसके अंदर ये करंट सेंसर लगा हुआ है जो कि सीरीज में, इसको ऐसे कह रहे हैं कि ये करंट कॉइल सीरीज में लगी हुई है, और ये फ्रेश, ये करंट कॉइल जो है ये आपकी ये थोड़ी टर्म्स होगी, मोटी होगी, थिक वायर होगी, ठीक। ये अभी देखेंगे, इसकी रेजिस्टेंस भी चेक की है हमने, आप भी यार चेक करना, तो ये मीटर चेक करेंगे तो
ये जीरो रेजिस्टेंस शो करेगा, यानी इतनी थिक है। और इसकी जो है वो रेजिस्टेंस तकरीबन 800 900 रेजिस्टेंस है, वेरी थिन वायर है ये, ठीक है, थिन वायर। अच्छा अब देखिए, तो ये करंट सेंसर सीरीज में लगा हुआ है और जो वोल्टेज सेंसर है वो पैरेलल में लगा हुआ है। तो वोल्टेज सेंस करेगा और करंट सेंस करेगा। इसके बाद ये जो एडीसी, इसको एडीसी कह लें, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या कन्वर्टर। तो ये प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि एनालॉग के जो सिग्नल होंगे उनको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। ये कन्वर्ट करने के बाद फिर आपका कंट्रोलर पीछे लगा हुआ है, कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर आपका डिस्प्ले दे देगा। तो जो यूनिट्स आपका इधर गियर सिस्टम, जो गियर ट्रेन सिस्टम है या काउंटिंग मैकेनिज्म से आ रहा है मैनुअली, वो आपका जस्ट कंट्रोलर जो है उसको डिस्प्ले के फॉर्म में शो कर देगा। और इसी तरह अगर उसको आपने स्टोर करना है तो मेमोरी भी होती है, कुछ मीटर जो है वो आपकी डाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं, मेमोरी भी आती है। और उसके बाद उसको अगर आपने ट्रांसमिट करना है या रिसीव करना है किसी से डाटा, ये पूरे मीटर का डाटा रिसीव करने के लिए मॉड्यूल लगा हुआ है, इससे आप जो है वो इसको ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये जिस तरह हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स होता है ट्रांसमिशन सिस्टम, जिस तरह ये वॉकी टॉकी होता है, ये हाफ डुप्लेक्स हो गया ना, सिंगल पेयर टू वायर सिस्टम, यानी आप एक एट अ टाइम वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, फिर उसके बाद अगले फेज में रिसीव कर सकते हैं। तो मोबाइल है तो ये फुल डुप्लेक्स हो गया, तो 4 वायर सिस्टम, 2 पेयर 4 वायर सिस्टम एट द सेम टाइम ट्रांसमिट रिसीव कर। तो ये डाटा जितना भी आपने स्टोर किया है इस कंट्रोलर से, आप किसी दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करना चाहें या उधर से रिसीव करना चाहें, तो वो भी इसके अंदर मैकेनिज्म होता है। ये तो आपका हो गया डिजिटल सिस्टम, जिसके अंदर कंट्रोलर और प्रोसेसर और ये जो आपका वो आगे ये सारी डिटेल जो है ये आप माइक्रो कंट्रोलर का जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे या उधर जाके उसमें कॉल करेंगे, लेकिन ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये चीजें वो काम कर रही होती है। अच्छा अब हम देखें इसमें इसकी रीडिंग ले लीजिए, कोई भी एनर्जी मीटर है आपके पास, उसकी हमने रीडिंग ले ली है। सीरियल नंबर का मतलब ये लोड है, ये आपका लोड है, ठीक है। तो इसमें लोड 1 लोड 1 हम नो लोड पे कर लेते हैं, ठीक है। ये पहला आपका नो लोड है, पहली नो लोड रीडिंग ले लेंगे, उसके बाद लोड शुरू करेंगे। तो ये 6-7 रीडिंग आज आपने लेनी है, खुद ले लेनी है, ठीक है। और टेबल पे लिख के नेक्स्ट टाइम इसको कॉपी में डालना है। ये वोल्टेज करंट है, तो ये सिंगल फेज मीटर है, तो आपकी वोल्टेज आती है, एक ही वोल्टेज होगी। करंट आप करंट से हम करंट निकाल लेंगे, मल्टीमीटर से आप वोल्टेज ले लेंगे एसी। उसके बाद आप देखिए पावर है आएगी, तो पावर जो है आपकी कैसे आएगी, आएगी तो करंट वोल्ट पावर जो है वो आपकी ये ऐसी पावर है, तो वी आई पावर होता है, क्यों वी आई क्यों कौन सी बात है, लेकिन कौन सी बात के हमारा लोड रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर में कौन सा जीरो होता है, वोल्टेज और करंट के दरमियान एंगल जीरो होता है ना, cos 0 1 हो जाता है। तो cos का 1 हो गया, इसलिए vi का प्रोडक्ट ही आएगा क्योंकि रेजिस्टर लोड है। अगर यहाँ इंडक्टिव या कैपेसिटिव होता तो फिर आप इस cos थीटा को भी इसके लिए पावर फैक्टर मीटर लेते, उससे cos थीटा वही करते हैं, या नॉर्मली मैंने शुरू में बताया था एक दफा, तो 0.8 नॉर्मली हम ले लेते हैं सिंगल फेज लोड के लिए, फिर वो 0.8 ये हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने करना है रेवोल्यूशंस, तो इसको आप कर लें इसमें आप ये करेंगे 8 रेवोल्यूशन का, 8 रेवोल्यूशंस पर डैश सेकंड, ठीक। ये सेकंड आप इधर लिख देना, ठीक। तो 8 4 हमने लास्ट टाइम 4 की थी, लेकिन 4 रेवोल्यूशन ये रेवोल्यूशन का मतलब n है, ठीक। तो ये तो बहुत तेजी से नहीं हो रही होगी, हाँ वो तेजी होती है, लोड जब आप 7 पे जाएंगे तो वो तो इतना तेज हो रहा होगा कि आपको फिर एक्यूरेसी नहीं आएगी, इसलिए मैंने 8 कर दी है। वो 4 की थी तो वो तो फौरन ही स्टॉपवॉच ऑन की, तो समझ आ रही है। तो 8 रेवोल्यूशन आज करती है आपने, ताकि आपकी रीडिंग शुरू में जरा लोड कम होगा ना, ये तो शुरू में टाइम काफी लगेगा, तो लेकिन थोड़ी सब्र के साथ इसको करना है, ताकि जो है ना वो इसको एक्यूरेसी ज्यादा है। 8 रेवोल्यूशन का मतलब है कि n आपका कितना हो गया, ये रेवोल्यूशन है, ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन आपका असल में n है, ये n है, ठीक है। और ये जो आपका t होगा, ठीक, तो ये नीचे t आता है, ये t है। अच्छा अब आपने फार्मूला कैसे निकालना है कि यानी आपने स्टॉपवॉच ले लेनी है और आपने देखना है कि जब 8 रेवोल्यूशन पूरी करे वो लोड, आप पहला नो लोड है, नो लोड पे तो ये देखिए वोल्टेज आपकी मैक्सिमम होगी, करंट जीरो होगा, ये मैक्सिमम होगी, पावर भी जीरो होगी, और यह रेवोल्यूशन आपकी जीरो जीरो, कोई रेवोल्यूशन नहीं है, और इधर भी जीरो जीरो,
1 2 3 4 5 8 और जैसे ही 8 आए स्टॉपवॉच को ऑफ कर देना। वो जो टाइम सेकंड्स में आएगा उस सेकंड्स में इधर लिख देंगे, ठीक है। सर जब लोड जीरो था तो वोल्टेज जीरो थी करंट एक मिनट दोबारा सर अगर लोड ना हो लोड नहीं है वोल्टेज जीरो थी करंट क्यों जी, कौन इनके साथ एग्री करता है? हाथ खड़ा करें तो एग्री करते हैं, इनके अपोजिट एग्री करता है, उल्टा होता है। ये देखो ये शेर है, बाकी किधर है? तो फिर इनको समझाएं कैसे, वैसे बता दें कैसे कि कहते हैं कि लोड जब ऑन करें, कैसे दोबारा लोड नहीं है, लोड नहीं है तो वोल्टेज आपके पास जीरो होता है और करंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। लोड नहीं का क्या मतलब है? वो तो शॉर्ट लोड नहीं का मतलब ओपन सर्किट है। ये शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट का मतलब मैक्सिमम लोड है। शॉर्ट सर्किट का मतलब है मैक्सिमम लोड, ओपन सर्किट का मतलब नो लोड। ठीक है, समझ आ गई या नहीं? शॉर्ट सर्किट का मतलब नो लोड नहीं है, शॉर्ट सर्किट का मतलब तो मैक्सिमम लोड है। शॉर्ट सर्किट है, ठीक है, मैक्सिमम लोड होता है। और या मिनिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम लोड शॉर्ट सर्किट का मतलब लो रेजिस्टेंस, मैक्सिमम लोड। ये आप अच्छा इस तरह हो गया। उसके बाद अगला लोड ऑन करें, यानी एक बल्ब आपसे 200 वाट का हमारे पास है, अगर उसके ऊपर वाट्स 200 वाट की लोड कम है तो यहाँ से बाहर के एक पर पड़े, मैं वो भी लगा दीजिएगा, वो भी लगा दीजिएगा, फिर उधर ही लगा के वापस रख दें। उधर रख दें, थोड़े गर्म हो जाते हैं इसलिए एहतियात करनी है, सेफ्टी का करना है। जिसका हाथ जलेगा उसके नंबर भी कट जाएंगे, ठीक है। हाथ जिसका जल रही है तो सेफ्टी की उससे एहतियात, गर्म हुआ तो उसको थोड़ा वेट करें। अच्छा ये हो गया आपका। उसके बाद आपने ये देखिए, आप ट्रू एनर्जी और मेजर्ड एनर्जी ये निकालनी है आपने, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? ये हमने एरर निकालना है। तो एरर के बाद आ गया आपने ग्राउंड बनाना है इसका, ठीक है। ये किस तरह का बनना है ग्राफ, इसमें करंट आएगा, ये वाला कॉलम, ये वाला, और ये एरर आ जाएगा, परसेंटेज एरर, ठीक है। ये परसेंटेज एरर है। ठीक है, पी आपका यहाँ से निकल आया, ठीक है। टी जो है टाइम आपको यहाँ से मिल गया, तो टाइम सेकंड्स में है, आपको सेकंड्स में लेना है, ठीक है। अगर आपने मिनट्स में लिया, मिनट में ले सकते हैं। तो अगर आपने इसको सेकंड में लिया है तो इसको आपने मिनट्स में करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। यस। दोबारा आवर्स में करने के लिए फिर 60 से, इसका मतलब 3600 से डिवाइड होगा। अगर ये टाइम सेकंड्स में है तो ये 3600 से डिवाइड होगा, और पावर इसके वाट्स में है तो इसको किलोवाट में करने के लिए 1000 में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? किलोवाट आवर हो गया। किलो स्मॉल होता है, के डब्ल्यू बड़ा होता है और एच स्मॉल होता है, ठीक है। तो किलोवाट आवर, ठीक। तो ये आपको समझ आ गई 3600। अगर ये मिनट में होता तो फिर क्या करते? तो ये 60 होता है। तो ये आपकी ट्रू एनर्जी आ जाएगी। मेजर्ड एनर्जी कैसे आएगी? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, वो आपने 8 ली, 8 ऊपर आके नीचे एनर्जी मीटर कांस्टेंट। अब चूंकि हम ये कितना है 600 रेवोल्यूशन का, इसका मीटर कांस्टेंट उसके ऊपर से पढ़ लेंगे और नीचे लिखेंगे, क्योंकि हम 600 रेवोल्यूशन तक वेट नहीं कर सकते। फिर उसका आसान तरीका है कि आपकी रेवोल्यूशन कितनी है डिवाइड बाय उसका मीटर की कांस्टेंट क्या है, उससे आप डिवाइड कर दें, ये आपकी मेजर्ड एनर्जी आ गई, ठीक। अब परसेंटेज एरर निकालना है तो मेजर्ड एनर्जी -2 डिवाइड बाय 2, इससे आपका ये एरर आ जाएगा। एरर के बाद आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये इस तरह कोई वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल ये, तो इसके बाद एनालिसिस आपका क्या होगा कि आपको पता चल गया कि इस लोड के ऊपर इसका एरर ज्यादा है, मैक्सिमम। इसका मतलब इस लोड के लिए ये कैलिब्रेटेड नहीं है, या इसमें ये कहना है कि ये इसको अगर आपने यूज करना है सबसे कम एरर इस पे, इस लोड के लिए आइडियल है। और इसी तरह ये इसके लिए कम है, और ये इसके लिए देखें इस पॉइंट पे ये लोड है, इस पे दो बल्ब ऑन हुए हैं, ये लोड कैसे पता चलेगा? और जब ये करंट है 0.7 एम्पीयर है, तो 0.7 में देख सकते हैं कि बल्ब आपने एक ही ऑन किया 200 वाट का, वो इसका मतलब 200 वाट के एक बल्ब के लिए नहीं ठीक, इसका एरर ज्यादा होगा। इसी तरह आप देखें इस पे सबसे कम है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको ये जो ज्यादा फिजिबल है इसको लेस एरर के साथ अगर आपने मीटिंग लेनी है तो इस लोड पे इसको चलाइए, तो ये आपको इससे थोड़ा अंदाजा हो जाएगा इस कर्व से। ये कर्व आपने बनानी है ग्राफ के ऊपर इस टेबल पे, ठीक है। ये कर्व जो नीचे जा रही है ये नेगेटिव शो करे, मिसाल कभी ये बड़ा है कभी ये, अगर ये ट्रू एनर्जी ज्यादा है तो नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये ट्रू एनर्जी, इसका मतलब है कि ट्रू एनर्जी ग्रेटर देन मेजर्ड एनर्जी, इसका मतलब है मेजर्ड एनर्जी
इस तरह वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक हो गया, तो ये आपका